हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट को हम एक एक कर पढ़ेंगे और इनके जितने भी इम्पोर्टेंट आंदोलन हैं उन सभी आंदोलन को भी हम पढ़ने वाले हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमारे एग्जाम में जो भी महात्मा गांधी से प्रश्न पूछे उस प्रश्न का उत्तर हम दे पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले कुछ शॉर्ट नोट देख लेते हैं जहां से हमारे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इन सभी पॉइंट को हम डिटेल्स में भी पढ़ने वाले हैं, पहले शॉर्ट नोट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। अगर प्रश्न हमसे पूछे कि महात्मा गांधी के पिताजी का क्या नाम था, तो दोस्तों इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई था। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये इनके चारों पुत्र हैं। अब आइए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट सन हैं जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी सन को हम एक एक कर पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट सन है हमारा 1869, क्योंकि इसी वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था। दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट सन है दोस्तों 1876, जहां इन्होंने प्राइमरी स्कूल में अपना शिक्षा शुरू किया था और 1876 में ही इनका जो सगाई हुआ था कस्तूरबा गांधी से हो गया था सगाई। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा 1891, इन्होंने राजकोट हाई स्कूल में अध्ययन शुरू किया था और दोस्तों 1883 ईस्वी में 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से विवाह हो गया था। यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का शादी कब हुआ था, तो दोस्तों इनका शादी 1883 ईस्वी में हुआ था और कस्तूरबा गांधी से हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट सन है दोस्तों हमारा 1885, 63 वर्ष की आयु में इनके पिता का निधन हो गया था। देखिए दोस्तों, 1885 ईस्वी में महात्मा गांधी के पिताजी का 63 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गया था, यानी निधन हो गया था। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों सन 1887, मैट्रिक पास कर भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में प्रवेश किया, यानी 1887 में दोस्तों इन्होंने मैट्रिक पास कर लिया था और वहीं एक कॉलेज है श्यामलदास कॉलेज जहां इन्होंने एडमिशन लिया। फिर एक सत्र के बाद कॉलेज छोड़ दिया, यानी 1 साल के बाद कॉलेज छोड़ दिया। अगला इंपॉर्टेंट सन है दोस्तों हमारा 1888, प्रथम पुत्र का जन्म, यानी इनके पहले पुत्र का जन्म हुआ था 1888 ईस्वी में। और दोस्तों 1888 ईस्वी में इन्होंने वकालत पढ़ने इंग्लैंड चले गए। देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कब इंग्लैंड गए थे, तो 1888 ईस्वी में इंग्लैंड गए थे। अगला देखिए दोस्तों पॉइंट, सन 1891, वकालत पढ़ाई पूरी कर देश लौटे, यानी इन्होंने 1891 में 3 वर्षों के बाद अपना वकालत पढ़ाई पूरा कर लिया था। और दोस्तों 1891 ईस्वी में इनकी माता पुतलीबाई का निधन हो गया था, जिसके कारण ये भारत वापस लौट गए और बम्बे तथा राजकोट में अपना वकालत शुरू कर दी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों सन 1893, भारतीय मुस्लिमों द्वारा एक व्यवसाय संघ की मांग पर केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया पहुंचे। देखिए दोस्तों, भारतीय मुसलमानों यानी उनका नाम दादा अब्दुल्ला था, एक गुजराती व्यापारी थे जिनके केस की पैरवी के लिए ये कहाँ गए थे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। वहाँ उन्हें सभी प्रकार के रंग भेद का सामना करना पड़ा। आपको मालूम है दोस्तों, प्रिटोरिया स्टेशन पे इनको स्टेशन से भले ट्रेन से दोस्तों बाहर निकालकर फेंक दिया गया था। इन्हें सभी प्रकार के रंग भेद का सामना करना पड़ा था। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा सन 1894, रंग भेद के सामना करने के कारण महात्मा गांधी वहीं रहकर समाज कार्य करने तथा वकालत करने का फैसला किया। ये दोस्तों रंग भेद सामना करने की वजह से महात्मा गांधी 1894 में यह फैसला किया कि अब यह दक्षिण अफ्रीका ही रहेंगे और अपना वकालत भी वहीं शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया। यह प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, महात्मा गांधी नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना
स्थापना कब किए थे? तो यह 1894 में किए थे और दक्षिण अफ्रीका में किए थे। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों 1896 ईस्वी, 6 महीनों के लिए भारत लौटे तथा पत्नी तथा 2 पुत्रों को नेटाल ले गए। देखिए दोस्तों 1896 में महात्मा गांधी मात्र 6 महीनों के लिए भारत लौटे थे और अपने पत्नी यानी कस्तूरबा गांधी और अपने 2 बेटों को लेकर नेटाल दक्षिण अफ्रीका चले गए। सन 1899 ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार किया था। ये सेवा दोस्तों 1899 ईस्वी में किया था। अब आइए दोस्तों हम 1901 में क्या हुआ था उसको पढ़ते हैं। सन 1901 सब परिवार यानी पूरा परिवार स्वदेश रवाना हुए और दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि जब भी वह आवश्यकता महसूस करेंगे वह वापस लौट जाएंगे। यानी दोस्तों 1991 ईस्वी में महात्मा गांधी अपना पूरा परिवार को लेकर भारत लौट आए और दक्षिण अफ्रीका में जो भी भारतीय थे उनसे यह वादा किए कि जब भी उनको महात्मा गांधी की जरूरत पड़ेगी तो वह महात्मा गांधी पुनः दक्षिण अफ्रीका चले जाएंगे यानी आ जाएंगे। सन 1902 भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौट गए। देखिए दोस्तों महात्मा गांधी वहां बोल कर आए थे कि जब भी हमारी आवश्यकता होगी तुम बुलाना, हम आ जाएंगे। तो उन्होंने 1902 में महात्मा गांधी को बुलाया और महात्मा गांधी पुनः दक्षिण अफ्रीका चले गए। अब अगला पॉइंट देखते हैं हमारा दोस्तों सन 1903 जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। ये जाकर दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों 1903 में जोहान्सबर्ग में अपना दफ्तर खोले थे और इंडियन ओपिनियन की स्थापना किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन की स्थापना कब किए थे? तो दोस्तों यह स्थापना 1903 में किए थे। ये सन आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा 1904 इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। यह स्थापना कब हुआ था दोस्तों इंडियन ओपिनियन का? 1903 में, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुआ? 1904 में हुआ था। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों सन 1906 ईस्वी जुलू विद्रोह के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार किया। 1906 में जो जुलू विद्रोह हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने अपना भारतीय एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया था। देखिए दोस्तों इसी में एक पॉइंट है 1906 में ही यह भी घटना हुआ था। एशियाटिक ऑडियंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान प्रारंभ किया। इन्होंने महात्मा गांधी ने प्रथम अपना सत्याग्रह कब शुरू किया था दोस्तों? 1906 ईस्वी में किया था। और किसके विरुद्ध में? एशियाटिक ऑडियंस के विरुद्ध में किया था। और कहाँ किया था दोस्तों? जोहान्सबर्ग में किया था। देखिए अब 1907 की घटना पढ़ते हैं। सन 1907 ये दोस्तों सन इंपॉर्टेंट है, आप सन भी नोट करते हुए चलिएगा। ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह था। यह ब्लैक एक्ट 1907 में हुआ था। आइए दोस्तों 1908 की घटना को हम पढ़ते हैं। सत्याग्रह के लिए प्रथम बार जोहान्सबर्ग में कारावास दंड हुआ। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा गांधी को पहली बार कारावास कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना होगा महात्मा गांधी को पहली बार कारावास दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और कब हुआ था? 1908 में हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। और सत्याग्रह जो यह किए थे इसी के लिए इनको कारावास हुआ था। देखिए आंदोलन जारी रहा, इन्होंने जो सत्याग्रह शुरू किया था वह जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए, पुनः कारावास दंड मिला। यानी दोस्तों जब द्वितीय सत्याग्रह हुआ जहां पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाया गया तो महात्मा गांधी को दोबारा जेल हो गया। ये दोस्तों 1908 की घटना है। अब 1909 की घटना को हम पढ़ते हैं। सिविल डिसओबीडियंस से प्रभावित होकर लियो टास्टस से पत्राचार शुरू किया था। देखिए दोस्तों सिविल डिसओबीडियंस से प्रभावित होकर लियो टास्टस से पत्राचार शुरू किया, जिनके किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू से गांधी काफी प्रभावित थे। ये नाम दोस्तों आप थोड़ा नाम बड़ा है लेकिन आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है कि महात्मा गांधी किनसे प्रभावित थे। तो दोस्तों महात्मा गांधी किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू से प्रभावित थे। देखिए दोस्तों 1909 में जून महीने में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए। यानी 1909 में महात्मा गांधी भारतीयों के पक्ष रखने के लिए कहाँ गए थे दोस्तों? इंग्लैंड गए थे। और 1909 के नवंबर महीने में दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय जहाज में ही हिंद स्वराज लिखा था। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी हिंद स्वराज कब लिखे थे।
तो 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखा था और जहाज में लिखा था। दोस्तों जब ये इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका वापस लौट रहे थे तो उसी जहाज जिस जहाज से लौट रहे थे उसी जहाज में इन्होंने हिंद स्वराज लिखा था। ये दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा कि महात्मा गांधी 1909 में हिंद स्वराज लिखे थे। अब आइए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं हम। सन 1910 जोहान्सबर्ग के निकट टोल्स्टॉय में फार्म की स्थापना की। देखिए दोस्तों ये जोहान्सबर्ग के निकट एक जगह है टोल्स्टॉय, जहां इन्होंने फॉर्म की स्थापना किया। यानी दोस्तों ये फॉर्म पूरा नाम है टोल्स्टॉय। फॉर्म की स्थापना कहाँ किया था? तो जोहान्सबर्ग के निकट में किया था। कब किया था दोस्तों? 1910 में किया था। अगला सन देखते हैं हम दोस्तों 1913 रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रहा। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यू कैलस से नेटाल तक पद यात्रा की। अतः अंततः सरकार को झुकना पड़ा। देखिए दोस्तों 1913 में जो वहां खदान कर्मी थे उन्होंने न्यू कैलस से नेटाल तक क्या किया था दोस्तों? पद यात्रा किया था, जिससे दक्षिण अफ्रीका की सरकार को झुकना पड़ा था। और दोस्तों कितने लोगों ने किया था? तो 2000 लोगों ने किया था। आइए हम दोस्तों अगला सन पूछते हैं। सन 1914 ईस्वी। सन 1914 ईस्वी के जून महीने की बात है दोस्तों। सन 1914 के जून महीने में गांधी समटस समझौते के द्वारा समस्या का समाधान हुआ, जिसके बाद गांधी वापस भारत आए। स्वदेश वापस लौटते समय गांधी ने इंग्लैंड में एक भारतीय अस्पताल इकाई स्थापित किया, जिसके लिए वापस जाने पर उन्हें केसरी हिंद का स्वर्ण पदक मिला। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को केसरी हिंद कब मिला था? तो ये सन 1914 में मिला था, क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड में एक अस्पताल की स्थापना किया था, इसलिए इनको केसरी हिंद की उपाधि मिला था। अब आइए दोस्तों हम 1915 की घटना पढ़ते हैं। सन 1915 21 वर्षों के प्रवास के बाद जनवरी में स्वदेश लौटे। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी पुनः भारत कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। आपको मालूम होगा दोस्तों 1915 से हर साल जिस दिन महात्मा गांधी भारत लौटे थे उस दिन हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों ये कितने वर्षों के बाद भारत लौटे थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका से 21 वर्षों के बाद भारत लौटे थे। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों 1915 के मई में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया। यानी दोस्तों एक कोचरब गुजरात में एक जगह है जहां इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया था, जो कि 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हो गया। यानी दोस्तों कोचरब से जो सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया था कोचरब में, वह आश्रम 1917 में साबरमती के पास आ गया। यानी जगह चेंज हो गया 2 वर्षों के बाद। सन 1916 फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन में भाषण दिया। देखिए दोस्तों सन 1916 में महात्मा गांधी जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था उसका उद्घाटन हो रहा था, जहां महात्मा गांधी पहली बार उस उद्घाटन में शामिल हुए थे और अपना प्रथम यानी पहली बार भाषण भी दिया था। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी अपनी पहली बार भारत में भाषण कब दिया था? तो 1916 में दिया था। कहाँ दिया था दोस्तों? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन हो रहा था, उसी उद्घाटन में इन्होंने अपना पहला भाषण दिया था। ये दोस्तों कब दिया था? तो फरवरी महीना में दिया था। कभी कभी महीना भी पूछ लिया जाता है। अब आइए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। गांधी जी के स्वदेश में प्रारंभिक सत्याग्रह की शुरुआत। यानी भारत में जितना भी महात्मा गांधी सत्याग्रह किए हैं उन सभी सत्याग्रह को हम एक एक कर पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला पॉइंट हमारा, सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने डेविड थोरो के लेख सिविल डिसओबीडियंस, लियो टोल्स्टॉय के किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, जॉन दोस्तों रस्किन की अनटू द लास्ट एंड एवं दोस्तों अमरसन के विचारों से लिया था। सत्याग्रह की प्रेरणा कहाँ से लिया था? तो दोस्तों ये नाम आप नोट कर लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सत्याग्रह किस पर आधारित था? तो सत्य और अहिंसा पर आधारित था। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट हमारा, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य का पकड़ना यानी सत्य को खोजना है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ यही हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों, गांधी जी इस बात से चिंतित थे कि सत्याग्रह को कैसे निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग किया जाए, क्योंकि सत्याग्रह एक अलग तकनीक पर आधारित था जिसमें उपवास, हिजरत,
बंदी तथा हड़ताल प्रमुख था। यानी दोस्तों जो सत्याग्रह महात्मा गांधी कर रहे थे उसमें क्या प्रमुख था, तो उपवास प्रमुख था, हिजरत प्रमुख था, बंदी था और हड़ताल था। यानी महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह में यही सब शामिल करते थे। अगला पॉइंट हमारा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ये दोस्तों वीवीआई पॉइंट है, आप इस पॉइंट को वीवीआई कर लीजिएगा। पूछा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे इनके राजनीतिक गुरु। देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा, गोखले जी की सलाह पर सन 1915 और सन 1916 यानी 2 वर्ष गांधी जी ने भारत भ्रमण किया था। देखिए दोस्तों जो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने महात्मा गांधी को सलाह दिया था कि सत्याग्रह करने से पहले तुम भारत को भ्रमण करो। तो इन्होंने 1915 और 1916 में भारत को भ्रमण किया था। उसके बाद 1917 और 1918 के बीच 3 प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम पढ़ेंगे कि इनके जो 3 आंदोलन थे 1917 में एक आंदोलन और 1918 में 2 आंदोलन किया था, यानी 3 आंदोलन किया था। तो इन तीनों आंदोलन को आइए हम एक एक कर पढ़ते हैं। पहला आंदोलन दोस्तों सन 1917 में किया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार का नेतृत्व किया था। दोस्तों इनको हम डिटेल्स में भी पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सन 1918 खेड़ा में कर नहीं आंदोलन चलाया एवं अहमदाबाद में मिल मजदूरों की लड़ाई लड़ी। आइए दोस्तों अभी समझ में नहीं आया होगा, हम इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों चंपारण सत्याग्रह सन 1917, यह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इस सत्याग्रह को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों उस समय किसानों का एक अनुबंध 3/20 यानी 3/20 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा। ठीक है दोस्तों, 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए बाह्य किया गया, इसी 3 कठिया पत्ती कहा जाता है। कहने का अर्थ है दोस्तों चंपारण में जो अंग्रेज थे वह किसानों के 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे, जिसको हम 3 कठिया पत्ती कहते हैं। यह पत्ती इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। किसान इससे छुटकारा चाहते थे, इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। ये दोस्तों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। और कहाँ बुलाया था, तो दोस्तों जब महात्मा गांधी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए थे उद्घाटन में, तो वहीं राजकुमार शुक्ला जाके महात्मा गांधी से भेंट किए थे और बोले थे चंपारण चलिए, और चंपारण की समस्या के बारे में महात्मा गांधी को बताया था और आमंत्रित किया था। देखिए दोस्तों तब गांधी जी ने भारत में पहली सत्याग्रह चंपारण बिहार से ही शुरू किया। ये दोस्तों आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था, तो चंपारण बिहार से शुरू किया था। इनको बुलाया कौन था, तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। देखिए सरकार झुकी, जांच के लिए आयोग का गठन किया गया, यानी महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह था वह सफल हो गया, इसलिए सरकार जो थी वह झुक गई और जांच के लिए आयोग का गठन किया गया था। इस पत्ती को समाप्त कर वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस किया गया, क्योंकि दोस्तों आंदोलन सफल हो गया था, सरकार झुकी और सरकार ने किसानों के 25% जो हिस्सा ले रही थी वसूली वह वापस किया। गांधी जी ने कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। देखिए दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और किस लिए दिया था, देखिए दोस्तों महात्मा गांधी जो चंपारण सत्याग्रह किए थे, यह इससे रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उसी प्रभावित होकर उन्होंने महात्मा को गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। अब आइए दोस्तों हम अगला साल की पढ़ते हैं। 1918 में इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था। खेड़ा सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं। सन 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा, इसके बावजूद सरकार ने मालगुजारी प्रक्रिया बंद नहीं किया। देखिए दोस्तों 1918 में गुजरात में भीषण अकाल पड़ा था, लेकिन फिर भी वहाँ की सरकार जो थी वह मालगुजारी प्रक्रिया बंद नहीं की, अपितु 23% और वसूली बढ़ा दी। जबकि राजस्व व्यवस्था के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 से कम हो तो किसानों का कर्ज माफ कर देना चाहिए। इस पर गांधी जी ने घोषणा की, यदि सरकार गरीब किसानों का कर्ज माफ कर दे तो सक्षम किसान स्वयं कर देंगे। देखिए दोस्तों जो सरकार कर बढ़ाया था तो महात्मा गांधी ने
घोषणा किया कि गरीब किसान जो होंगे उनके कर माफ कर दिया जाए और जो अमीर किसान होंगे, जो सक्षम किसान होंगे, वह स्वतः यानी खुद से ही कर दे देंगे। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ इसका नतीजा, सरकार ने गुप्त रूप से अपने अधिकारियों से कहा कि जो किसान सक्षम है उन्हीं से कर लिया जाए। देखिए दोस्तों ये भी आंदोलन सफल हुआ। जो सरकार थे उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो किसान सक्षम है यानी जो अमीर किसान है उन्हीं से कर लिया जाए और गरीबों का कर माफ कर दिया जाए। देखिए दोस्तों 1918 में ही अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। यानी 1918 में दो हड़ताल हुआ, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल हड़ताल। आइए दोस्तों इसको पढ़ते हैं। यह आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरुद्ध में था। यहाँ पर मजदूरों के बोनस को लेकर गांधी ने भूख हड़ताल करने को कहा। देखिए दोस्तों यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल कब किया था। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। देखिए तथा स्वयं भूख हड़ताल पर हड़ताल की, यह उनकी पहली भूख हड़ताल थी भारत में, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। इसके फलस्वरूप मिल मालिक समझौते को तैयार हो गए क्योंकि गांधी जी खुद ही भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। इस मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंपा गया जिसने मजदूरों का पक्ष लेते हुए 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। देखिए दोस्तों हम अगला आंदोलन पढ़ते हैं, खिलाफत आंदोलन। यह 1919 से लेकर 1922 तक हुआ। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना, यानी जो खिलाफत आंदोलन था उसका उद्देश्य यह था कि तुर्की में खलीफा के पद का पुनः स्थापना किया जाए, इसके लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। आइए दोस्तों खिलाफत आंदोलन के कारण के बारे में पढ़ते हैं। इसका पहला कारण है ओटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों का नाराज होना। दूसरा कारण हमारा सेबे की संधि जो 1920 में हुआ था। सेबे की संधि में तुर्की के साथ कठोर शर्तों ने आग में घी का काम किया। तीसरा कारण है हमारा अंग्रेजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसाए जाने से अरब में विद्रोह हुआ जिससे भारत में मुस्लिमों की भावना आहत हुई। अब आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है खिलाफत आंदोलन को, उसको पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। आपको मालूम होगा दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, तो 1914 से 1918 तक हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया जिसके कारण भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखिए दोस्तों जो प्रथम युद्ध समाप्त हुआ उस समय अंग्रेजों ने वहाँ जो तुर्की का जो खलीफा थे उनके पद को समाप्त करने की कोशिश किया जिससे भारत में जो मुस्लिम थे उनकी भी भावना आहत हुआ। अब पढ़ते हैं दोस्तों। और 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था, तो यह दोस्तों 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया और आंदोलन प्रारंभ हो गया और खिलाफत आंदोलन शुरू भी हुआ था उसी दिन जिस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया। देखिए दोस्तों 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस भी मनाया गया और जो आंदोलन था खिलाफत आंदोलन वह भी शुरू हो गया। अगला पॉइंट हमारा 10 अगस्त 1920 ईस्वी को संपन्न सीवर्स संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो गया। तुर्की का विभाजन कब हुआ था दोस्तों, 10 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। अगला पॉइंट हमारा मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत कमेटी का गठन कर अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, तो मोहम्मद अली और शौकत अली थे। इन्होंने खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू किया था। अगला पॉइंट हमारा इस आंदोलन का समर्थन कांग्रेस द्वारा किया गया क्योंकि महात्मा गांधी के विचार से अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों को एक होने का यह स्वर्णिम अवसर था। देखिए दोस्तों महात्मा गांधी यह चाहते थे कि भारत में जो भी आंदोलन हो रहा है वहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल हो। इसलिए जब मुस्लिमों का आंदोलन हुआ खिलाफत आंदोलन तो महात्मा गांधी ने उसका समर्थन किया। इसलिए समर्थन किया कि हम मुस्लिमों को समर्थन करेंगे तो मुस्लिम भी जितने भी आंदोलन भारत में होंगे उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ देंगे और हम जल्दी से आज़ाद हो जाएंगे। देखिए अगला पॉइंट हमारा जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की
के खलीफा की सत्ता समाप्त कर दिया गया। देखिए दोस्तों, जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की होगा दोस्तों, यहाँ तुर्की के खलीफा की सत्ता समाप्त कर दी गई, तो 1922 में यह आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो 1919 में शुरू हुआ था। और खिलाफत आंदोलन खत्म कब हुआ था दोस्तों, 1922 ईस्वी में खत्म हुआ था। अब आइए दोस्तों हम असहयोग आंदोलन पढ़ते हैं। ये 1920 से लेकर 1922 तक हुआ था। गांधी जी को रॉलेट एक्ट एवं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में बड़ा आघात लगा। देखिए दोस्तों, रॉलेट एक्ट के बारे में जानते हैं, यह 1919 में आया था। इसमें यह था कि किसी भी भारत के व्यक्ति को शक के आधार पर अंग्रेज के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिसे ब्लैक कानून भी कहा गया। तो महात्मा गांधी इस कानून से बहुत ही आघात लगा। मुसलमानों ने भी खिलाफत कमेटी का गठन कर खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। 1919 में खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ था और 1919 में रॉलेट एक्ट भी आया था, जिसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया। देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था, हम उद्देश्य को जानते हैं। ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्था का बहिष्कार करना। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश का जितनी भी राजनीतिक शक्तियां हैं, आर्थिक शक्तियां हैं और उसकी जितनी भी सामाजिक संस्था है, जैसे स्कूल, अदालत, कोर्ट कचहरी, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब का बहिष्कार करना, यानी बायकॉट करना, उनका यूज नहीं करना। देखिए दोस्तों, यही लिखा हुआ है, बहिष्कार करना और शासन की मशीनरी को बिल्कुल ठप करना। देखिए, अब असहयोग आंदोलन की शुरुआत जानते हैं हम दोस्तों। 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से अगर पूछे प्रश्न हमसे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, तो दोस्तों सन 1920 में हुआ था। और वहाँ सन 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसी अधिवेशन में यह फैसला लिया गया कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया जाए। देखिए, बाद में दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस निर्णय को स्वीकृति दी गई। देखिए दोस्तों, फैसला कब हुआ असहयोग आंदोलन का, तो 1920 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के। और इस आंदोलन को स्वीकृति कब मिला था दोस्तों, तो दिसंबर 1920 के नागपुर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें इस निर्णय को स्वीकृति दिया गया कि भारत में असहयोग आंदोलन होना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों, जनवरी 1921 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में ईमानदारी पूर्वक असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। ये डेट दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा कि जनवरी 1921 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया। देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन का सफल बनाने हेतु किए गए प्रयास, यानी असहयोग आंदोलन कैसे सफल हो, उसके लिए क्या क्या प्रयास किया गया था, उन सभी प्रयास को हम एक एक कर पढ़ते हैं। पहला प्रयास है दोस्तों, सरकारी उपाधियां, वैतनिक तथा अवैतनिक पदों का त्याग। अगला दोस्तों प्रयास देखते हैं हम, सरकारी उत्सवों अथवा दरबारों में सम्मिलित न होना। अगला प्रयास हमारा, सरकारी एवं अर्ध सरकारी स्कूलों का त्याग, यानी सबका बायकॉट करना था। सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार, सरकारी आंदोलनों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार। यानी दोस्तों असहयोग आंदोलन में यह था, महात्मा गांधी यह चाहते थे कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीकों से हो और भारत में जितने भी अंग्रेजों का स्कूल है, उनका जो भी तरीका है, जो भी वो कार्य करते हैं, जो भी उनका अदालत है, उन सब का बहिष्कार किया जाए, यानी बायकॉट किया जाए, उनका कोई भी चीज़ का यूज नहीं करना है। असहयोग आंदोलन का सिर्फ इतना ही मकसद था। देखिए दोस्तों, गांधी जी ने पत्र द्वारा वायसराय लॉर्ड रीडिंग, यानी दोस्तों 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय भारत का वायसराय का नाम पूछे तो लॉर्ड रीडिंग थे। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि 1920 में वायसराय कौन थे। प्रश्न ऐसे पूछता है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड रीडिंग थे। देखिए दोस्तों, गांधी जी ने पत्र द्वारा वायसराय लॉर्ड रीडिंग को सूचित किया कि यदि सरकार ने अपना रवैया न बदला तो शीघ्र ही कर न देने का आंदोलन चलाया जाएगा। देखिए दोस्तों, गांधी जी ने खत लिखा और वायसराय को यह मतलब दोस्तों क्या दिया, आप जैसे बोल सकते हैं, उनको चेतावनी दिया कि अगर वह अपना रुख, आप देखिए दोस्तों पढ़ लेते हैं। गांधी ने पत्र द्वारा वायसराय लॉर्ड रीडिंग को सूचित किया, यदि सरकार ने अपना रवैया न बदला तो शीघ्र ही कर न देने का आंदोलन भी चलाया जाएगा। अब आइए दोस्तों हम अगला पॉइंट देखते हैं, आंदोलन समाप्ति एवं उसका कारण, यानी असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था, उसका कारण
क्या था? गांधी जी ने कहा था आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होगा, किंतु फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी यह कहते कि यह आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगा, लेकिन गोरखपुर में चौरा चौरी एक जगह है जहां कांड हो गया। 22 पुलिस अंग्रेज अधिकारियों को जेल में जला दिया गया था, जिससे महात्मा गांधी आगत हो गया और अपना जो असहयोग आंदोलन था उसे स्थगित कर दिया। देखिए दोस्तों, चौरा चौरी कांड को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं क्योंकि यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोस्तों, चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है। अगर पूछे कि चौरा चौरी कहाँ है दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश में है और गोरखपुर जिले में है। यहाँ 4 फरवरी 1922 में भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। देखिए दोस्तों, जो गोरखपुर में जिला है, गोरखपुर जिले में एक चौरा चौरी जगह है जहां वहां के क्रांतिकारियों ने क्या किया, वहां के जेल में आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। देखिए दोस्तों, इस घटना को चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, ये चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। देखिए दोस्तों, चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था और महात्मा गांधी अपना असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को समाप्त कर दिए, क्योंकि यह आंदोलन अब क्या हुआ था दोस्तों, इसमें लोगों ने एक दूसरे के जान लेने पे तुल गए थे, 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिए थे, तो ये आंदोलन हिंसक हो गया था। इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। अब आइए दोस्तों, सन 1919 की घटना पढ़ते हैं। रॉलेट बिल पास हुआ। आपको बता दिया है दोस्तों, रॉलेट बिल क्या था। इसमें शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली जाती थी और कम से कम 2 साल की सजा होती थी। देखिए दोस्तों, ये 1919 में आया था रॉलेट एक्ट। और दोस्तों, इसी के विरुद्ध में जालियांवाला हत्याकांड भी हुआ था, तो आप वो भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जहां वहां जनरल डायर की वजह से जालियांवाला बाग में गोलीकांड हुआ था, जहां 1000 से अधिक लोगों को गोली मार दिया गया था। देखिए दोस्तों, रॉलेट बिल पास हुआ, जिसमें भारतीयों के आम अधिकार छीने गए। विरोध में उन्होंने पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह छेड़ा। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान भी सफल हुआ। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया तथा गुजराती साप्ताहिक पत्र नवजीवन के संपादक का पत्र ग्रहण किया है। दोस्तों, ये दोनों संपादन किसका है समाचार पत्र, तो दोनों महात्मा गांधी का है, यंग इंडिया भी और नवजीवन भी। देखिए दोस्तों, 1920 की घटना पढ़ते हैं। अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1920 में ही महात्मा गांधी अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। और दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, केसरी हिंद पदक लौटाया। प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी अपने केसरी हिंद पदक कब लौटाए थे, तो 1920 में लौटाए थे। द्वितीय राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ हुआ। पूछेगा कब हुआ था, तो दोस्तों 1920 में हुआ था। अब आइए 1921 की घटना को पढ़ते हैं। बम्बई में विदेशी वस्त्रों को जलाया गया। देखिए दोस्तों, 1921 में बम्बई में विदेशी वस्त्रों को क्या किया गया, जलाया गया। सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध बम्बई में 5 दिन का उपवास एवं व्यापक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों, 1922 चौरा चौरी का हिंसक घटना के बाद जन आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। आपको बताया दोस्तों, जन आंदोलन जो उस समय असहयोग आंदोलन हो रहा था, उसको चौरा चौरी के बाद स्थगित कर दिया गया था। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन पर मतलब दोस्तों, महात्मा गांधी को चौरा चौरी घटना के बाद राजद्रोह का मुकदमा चला महात्मा गांधी पे। महात्मा गांधी ने स्वयं को दोषी स्वीकार किया और सहयोग आंदोलन जो चौरा चौरी घटना हो गया था दोस्तों, उस घटना का दोषी किसे माना गया, महात्मा गांधी को माना गया। और देखिए दोस्तों, जज ब्रमफील्ड द्वारा 6 वर्ष कारावास का दंड दिया गया। चौरा चौरी घटना कांड की वजह से ब्रमफील्ड जो जज था उस समय, उसके द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा कितने साल का सजा हुआ दोस्तों, 6 वर्ष की सजा हुआ। अब दोस्तों 1923 के बारे में पढ़ते हैं। सन 1923 दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक तथा आत्मकथा के कुछ अंश कारावास के दौरान महात्मा गांधी ने लिखे थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, सन 1924 सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का उपवास रखा। ये उपवास कब रखा गया था दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा 1924 ईस्वी में। बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए।
यहाँ से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठता है, महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे दोस्तों, तो 1924 में बने थे। और यह पूछे कि महात्मा गांधी किस कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे, तो 1901 में शामिल हुए थे। और अध्यक्ष कब बने थे, तो 1924 के अधिवेशन का अध्यक्ष बने थे। यह अधिवेशन दोस्तों बेलगाम में हुआ था। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं 1925। एक वर्ष के राजनीतिक मौन का निर्णय किया। महात्मा गांधी ने 1925 में यह निर्णय किया कि वह एक साल राजनीतिक मौन रहेंगे। और दोस्तों सन 1928 की घटना पढ़ते हैं। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए। महात्मा गांधी ने कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में 1928 में भाग लिए थे। और पूर्ण स्वराज का आह्वान किसने किया, महात्मा गांधी ने किया। कब किया था दोस्तों, तो 1928 ईस्वी में किया था। अब आइए दोस्तों सन 1929 की घटना को हम पढ़ते हैं। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। ये प्रश्न पूछता है हमारे एग्जाम में कि भारत में कब स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया भारत को, तो दोस्तों 26 जनवरी 1929 को घोषित किया गया। किस अधिवेशन में, तो लाहौर के अधिवेशन में। देखिए दोस्तों पूर्ण स्वराज के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ दोस्तों, 1929 में हुआ था। अब देखिए सन 1930 की घटना को पढ़ते हैं। ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह हुआ। ये पूछा जाता है दोस्तों नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो सन 1930 में हुआ था। और पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों। साबरमती से दांडी तक यात्रा का नेतृत्व सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए दोस्तों 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ। और महात्मा गांधी का दांडी मार्च भी कब हुआ था, 1930 में हुआ था। कहाँ से कहाँ तक, तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक हुआ था, जहाँ महात्मा गांधी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 1930 में ही हुआ था। अब आइए दोस्तों 1931 की घटना को हम पढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ। ये भी प्रश्न पूछता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो दोस्तों यह समझौता सन 1931 में हुआ था। हम डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे दोस्तों। द्वितीय गोलमेज परिषद के लिए इंग्लैंड यात्रा, वापसी में महान दार्शनिक रोला से भेंट किया। देखिए दोस्तों महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज में शामिल हुए थे 1931 में। और जब वह वापस लौट रहे थे तो महान दार्शनिक रोला से मिले थे, यानी भेंट किए थे। अब आइए दोस्तों हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। साइमन कमीशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों साइमन कमीशन भारत में कब आया था हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों पहले उनके डिटेल्स जानते हैं। शुरुआत में सन 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया गया। और दोस्तों साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन साइमन थे। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का अध्यक्ष का नाम क्या था, तो सर जॉन साइमन थे। और देखिए दोस्तों साइमन कमीशन का भारत ने विरोध किया। भारत ने विरोध क्यों किया था हम उसको जानते हैं। देखिए दोस्तों साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों को लगता था कि इसकी रिपोर्ट में पक्षपात होगा और अंग्रेजों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। देखिए दोस्तों जो साइमन कमीशन बना था, आपको बता दें इसकी स्थापना 1927 में हुआ था। और इसमें 7 अंग्रेज शामिल थे, सिर्फ अंग्रेज ही शामिल थे, कोई भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। जिससे भारतीयों ने यह सोचा कि इसमें तो सिर्फ अंग्रेज शामिल है, वह भारत के बारे में क्यों सोचेंगे, वह अंग्रेजों के लिए पक्षपात करेंगे। इसके कारण दोस्तों भारत ने इसका साइमन कमीशन का विरोध किया था। और इसी विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया था। अगर हमसे दोस्तों यहाँ से 2 प्रश्न उठता है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन में कितने लोग शामिल थे, 7 लोग शामिल थे। और दोस्तों यह भी प्रश्न उठता है कि साइमन कमीशन में क्या भारतीय शामिल थे, तो भारतीय शामिल नहीं थे, इसलिए भारत ने इसका विरोध किया था। आइए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय कब किया गया, ये भी प्रश्न पूछता है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय कब किया गया। देखिए दोस्तों कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में जो 1927 में हुआ था, यानी दोस्तों जो अधिवेशन कांग्रेस का मद्रास में हुआ था 1927 में, उसके अध्यक्ष थे एम ए अंसारी। और उनकी अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाएगा। देखिए दोस्तों अब यह पढ़ते हैं कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई भारत पहुंचा। देखिए दोस्तों साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुआ था, लेकिन साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 में आया। और भारत में पूछे कहाँ सबसे पहले आया था, तो सबसे पहले बम्बई में आया था। अब आइए दोस्तों साइमन कमीशन से जुड़े कुछ तथ्य यानी फैक्ट को पढ़ते हैं, जहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है।
जब लाहौर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तो उन्होंने कहा, देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन जब लाहौर गया था तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में उसका विरोध किया गया। उसी विरोध में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें जो लाला लाजपत राय थे वह घायल हो गए थे। उन्होंने घायल होकर क्या कहा था, ये कथन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाता है यह कथन किसने कहा। देखिए दोस्तों, उनका कथन पढ़ते हैं। लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरे ऊपर लाठियों से किया एक एक वार अंग्रेज शासन की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। यह कथन किसका है दोस्तों? लाला लाजपत राय के कथन है। पूछा जाता है एग्जाम में, यह कथन कब बोले थे लाला लाजपत राय? तो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान बोले थे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। 1928 से 1929 के बीच साइमन कमीशन 2 बार भारत आया। प्रश्न पूछे कि साइमन कमीशन भारत में कितने बार आया है? तो 2 बार आया दोस्तों। कब कब भारत आया? 1928 में भी आया था और 1929 में भी आया था। और दोस्तों पढ़ते हैं, मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन पर विचार होना था। देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन जो भारत में 1928 में आया था, उसने अपना रिपोर्ट 2 वर्षों के बाद 1930 में दिया था, जिसके बाद गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, हम पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन उसमें उसका विचार किया गया साइमन कमीशन के बारे में। अब आइए दोस्तों, साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें, यानी साइमन कमीशन में क्या सिफारिश किया गया उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला सिफारिश है, प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त करके प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए। देखिए दोस्तों, दूसरा सिफारिश है, केंद्रीय शासन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए। अगला सिफारिश है, भारत के लिए संघीय शासन की स्थापना की जाए। अगला सिफारिश है दोस्तों, उच्च न्यायालय को भारत सरकार के अधीन रखा जाए। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियां दिया जाए, यानी भारत में जो अल्पसंख्यक है उसके हितों के लिए जो भारत के गवर्नर जनरल है उनको विशेष शक्तियां दिया जाए। देखिए दोस्तों, अगला सिफारिश है, प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए। संघ की स्थापना से पहले भारत में एक बृहद्रथ भारतीय परिषद की स्थापना किया जाए और वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया जाए। देखिए दोस्तों, वर्मा अभी का जो म्यांमार है उसे अंग्रेजों के समय वर्मा कहा जाता था, यानी म्यांमार को या वर्मा को भारत से अलग किया जाए। ये साइमन कमीशन की सिफारिश में बोला गया था। अखिल भारतीय संघ के विचारों को न माना जाए। प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात भारत की संवैधानिक प्रगति की जांच को समाप्त कर दिया जाए तथा ऐसे नवीन लचीला संविधान बनाया जाए जो स्वतः विकसित होता रहे। अब आइए दोस्तों, हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। जब साइमन कमीशन 1927 में आया था, उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी आया। नेहरू रिपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति के विरोध में दिल्ली में 12 फरवरी 1928 को एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें 29 संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रश्न हमसे पूछा जाता है दोस्तों, साइमन कमीशन का दोस्तों नेहरू रिपोर्ट कब तैयार किया गया था? तो 12 फरवरी 1928 को तैयार किया गया था। आइए देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड बर्कनहेड ने राष्ट्र नेतृत्व का एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दिया जिसे सभी स्वीकार करें। सन 1927 में मद्रास अधिवेशन में यह तय किया गया कि अन्य राजनीतिक दलों की संविधान का मसौदा बनाया जाए। 19 मई 1928 को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में बम्बई में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन की गई, जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने को सौंपा गया। देखिए दोस्तों, संविधान का मसौदा तैयार करने का किसको सौंपा गया? तो मोतीलाल नेहरू को सौंपा गया। ये प्रश्न पूछा जाता है। नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। यानी दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट कब सौंपी गई? 28 अगस्त 1928 को सौंपी गई। इसे लखनऊ में आयोजित सभा में स्वीकार कर लिया गया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट को किसने कब स्वीकार किया गया दोस्तों? तो लखनऊ में आयोजित सभा में स्वीकार किया गया था। अब आइए दोस्तों, पढ़ते हैं नेहरू समिति रिपोर्ट की महत्वपूर्ण सिफारिशें, यानी नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें थी, उन सिफारिशों को हम एक एक कर पढ़ते हैं। देश के नए संविधान का स्वतंत्र उपनिवेश पर आधारित होने की मान्यता दी जाए। विवेक, व्यवसाय तथा धर्म का स्वतंत्र व्यवस्था हो। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाया जाए।
भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया जाए, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किया जाए, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा किंतु अल्पसंख्यकों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों का पूर्ण संरक्षण होगा। देखिए दोस्तों, ये सभी नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें थी। केंद्र एवं प्रांत में संघीय आधार पर शक्ति का विभाजन हो, युवा सार्वभौम मताधिकार की व्यवस्था किया जाए, ये नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें थी। अब आइए दोस्तों हम दांडी मार्च के बारे में पढ़ते हैं। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का झंडा फहराया गया। ये दोस्तों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है हमसे कि किस अधिवेशन में भारत का झंडा फहराया गया, यानी पूर्ण स्वराज का झंडा फहराया गया। तो दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज का झंडा फहराया गया। किस अधिवेशन में दोस्तों? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। गांधी द्वारा उद्घोषणा हुई कि शैतान ब्रिटिश शासन के समक्ष समर्पण ईश्वर तथा मानव के विरुद्ध अपराध है। ये महात्मा गांधी के कथन है कि शैतान ब्रिटिश शासन के समक्ष समर्पण ईश्वर तथा मानव के विरुद्ध अपराध है। इस घोषणा के बाद ही 26 जनवरी 1930 ईस्वी में पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्रश्न पूछ सकता है कि पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ये पॉइंट दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों तक पद यात्रा की। देखिए दोस्तों, ये 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों तक पद यात्रा की। और दोस्तों 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी नमक कानून कब तोड़े थे? तो 6 अप्रैल को कानून तोड़े थे। और दोस्तों दांडी मार्च में महात्मा गांधी ने कितना किलोमीटर चले थे? तो 385 से 390 किलोमीटर दांडी मार्च में चले थे। और दोस्तों जब दांडी मार्च शुरू हुआ तो सिर्फ 78 अनुयायियों ने भाग लिया था और ये 24 दिनों तक हुआ था। पद यात्रा का निर्णय लिया गया था। लेकिन दोस्तों दांडी मार्च जैसे जैसे आगे बढ़ता गया संख्या लाखों में हो गया था, यानी 78 जो पहले अनुयायी थे इसके बाद लाखों अनुयायी हो गए थे। देखिए दोस्तों दांडी मार्च के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, ये पॉइंट हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना यानी दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिन के रोम मार्च से किया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पोरस मार्च से किसने किया है? तो दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा, धरसना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू, इमाम साहब, मणिलाल जो गांधी जी के बेटे थे उन्होंने किया। कहाँ से नेतृत्व किया था दोस्तों? धरसना से। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा, उत्तर पूर्व में इस आंदोलन का नेतृत्व 13 वर्षीय नागा महिला ने किया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट तो दोस्तों पूछा जाता है कि उत्तर पूर्व में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो नागा महिला ने किया था। देखिए दोस्तों नागा महिला को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने इसे रानी की उपाधि दिया था। किसे दिया था दोस्तों? नागा महिला को दिया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इन्हें नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है दोस्तों? नागा महिला को कहा जाता है। अब आइए हम सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये 2 भागों में हुआ था, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, जिस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ा था। दांडी मार्च उसी दिन से, दांडी मार्च से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। ये दोस्तों याद करने का ट्रिक है, जिस दिन महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा 6 अप्रैल 1930 को, तो उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरुआत हो गया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुख्य रूप से गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया, क्या चलाया गया दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। आइए दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण को जानते हैं। यंग इंडिया समाचार पत्र में, ये दोस्तों महात्मा गांधी का समाचार पत्र है। यंग इंडिया, कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि यंग इंडिया किसके समाचार पत्र है? तो ये महात्मा गांधी के समाचार पत्र है। यंग इंडिया में लेख द्वारा ब्रिटिश सरकार से 11 सूत्री अंतिम मांग पत्र, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग शामिल नहीं था। देखिए दोस्तों महात्मा गांधी ने जो यंग इंडिया में 11 सूत्री मांग रखा था उसमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं था। ये प्रश्न हमको एग्जाम में फंसाने के लिए पूछा जाता है कि 11 सूत्री मांग में क्या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग थी? तो दोस्तों नहीं था। 11 सूत्री की मांग उन्होंने किया था महात्मा गांधी ने
गांधी जी द्वारा 41 दिनों तक सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया गया। सरकार ने मांगे नहीं मानी, तब सविनय अवज्ञा 6 अप्रैल 1930 को डांडी मार्च से शुरू किया गया। कहने का अर्थ है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू हुआ। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी अंग्रेजों से 11 सूत्री मांग को रखे थे। जब अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के 11 सूत्री मांग को नहीं माना तो महात्मा गांधी ने 41 दिनों तक इंतजार किया उनकी मांगों को कि वह मांग ले, लेकिन दोस्तों वह मांग को नहीं माने, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने डांडी मार्च यानी जिस दिन नमक कानून को तोड़ा तो डांडी मार्च से ही 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिया था। आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आइए देखते हैं कि 11 सूत्री मांगे में कौन कौन सी मांगे हैं। उन सभी मांगों को हम एक एक कर पढ़ते हैं। पहला महात्मा गांधी का मांग था 11 सूत्री में भूमि कर में 50% की कमी किया जाए। सेकेंड मांग था नमक कर तथा सरकार द्वारा नमक पर एकाधिकार की समाप्ति किया जाए। तटीय संचार पर भारतीयों के लिए आरक्षण दिया जाए। रुपया स्टर्लिंग विनिमय अनुपात को कम करना। देसी कपड़ा उद्योग को संरक्षण देना। सैनिक खर्च पर 50% की कमी किया जाए। ये दोस्तों महात्मा गांधी की जो 11 सूत्री मांगे थी उसमें यही मांगे मांगी गई थी, तो आप सभी मांगों को नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट मांग था सिविल प्रशासन पर 50% खर्च में छूट किया जाए। मादक द्रव्यों पर पूर्णतः रोक यानी शराब पर पूर्णतः रोक लगाया जाए। सभी राजनीतिक कैदियों को रिहाई किया जाए। CID में परिवर्तन किया जाए। आर्म्स एक्ट में परिवर्तन जिससे नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सके। यह आर्म्स एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, जिसमें यह था कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता था। तो महात्मा गांधी ने 11 सूत्री में मांगों में यह भी रखा था कि भारतीयों को हथियार रखने की आज़ादी दिया जाए। देखिए दोस्तों, ये मांग जो 11 थी उसमें सभी मांग अलग अलग भाग की थी, तो हम सभी भाग को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 11 सूत्री मांगों में प्रथम 2 मांगे किसानों की मांगे थी और दोस्तों संख्या 3 से 5 तक बुर्जुआ प्रकृति की मांगे थी, जबकि अंतिम 11 सूत्री मांगों में अंतिम जो 6 मांगे थी वह भारत की आम जनता द्वारा मांगी गई थी। अब हम पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य के बारे में। कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य करके सामूहिक रूप से ब्रिटिश सरकार को झुका देना। अब इसका प्रभाव जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए और गांधी जी समेत अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया। देखिए दोस्तों, जब महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे तो उनको जेल में भी डाल दिया गया था। अब देखिए दोस्तों, गांधी इरविन समझौता पढ़ते हैं। यह हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था और इसके दौरान क्या क्या हुआ था। उन सभी पॉइंट को हम देखने वाले हैं। ब्रिटिश राजनीतिक कांग्रेस व गांधी जी का साथ चाहते थे। देखिए दोस्तों, जो अंग्रेज वह गांधी जी और कांग्रेस का साथ चाहते थे। लगातार प्रयासों के बाद सरकार तथा कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। अंग्रेज बार बार चाहते थे कि गांधी जी से समझौता हो जाए, तो उन्होंने समझौता भी हुआ। अब हम समझौते के बारे में पढ़ते हैं। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा दोस्तों मार्च 1931 में एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछे हमसे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों, तो यह मार्च 1931 में हुआ था। क्यों हुआ था? जब महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे तो आंदोलन से जो इरविन था वह बहुत ज़्यादा नाराज हो गया था, उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था, इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी के साथ संधि किया था मार्च 1931 में। आइए दोस्तों, आप संधि का उद्देश्य पढ़ते हैं कि गांधी इरविन समझौते का उद्देश्य क्या था। इसके तहत कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने एवं पुलिस ज्यादती पर जांच के लिए दबाव नहीं देने की बात मान ली गई महात्मा गांधी के द्वारा। सरकार की ओर से सभी अध्यादेशों की वापसी तथा अभियोगों की समाप्ति, हिंसा के दोषी राजनीतिक कैदियों को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई आदि बातें ये इरविन के द्वारा मान ली गई। अब आइए दोस्तों,
सविनय अवज्ञा जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसमें यह भी था, इरविन ने गांधी से सिफारिश किया कि जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा है इंग्लैंड में, उसमें महात्मा गांधी भाग ले। देखिए दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन तीन बार हुआ है। कब कब हुआ? 1930 में, 1931 में और 1932 में। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे। गांधी जी द्वारा लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के सदस्य के रूप में भाग लिया। यानी कब भाग लिया था महात्मा गांधी? 1931 में कांग्रेस के सदस्य के रूप में भाग लिया था, लेकिन सांप्रदायिक समस्या के विवाद के कारण असफल रहा। इनका जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे वह असफल रहा तथा सरकार द्वारा दमनकारी नीतियों को फिर से लागू करने के कारण जनवरी 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः शुरुआत किया गया। देखिए दोस्तों, जब गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था उस समय महात्मा गांधी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिए थे, लेकिन जब वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए इनके मांगों को नहीं माना गया तो फिर उन्होंने जनवरी 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत कर दी। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार हुआ था, 1930 में और 1932 में। देखिए दोस्तों, 1932 में पढ़ते हैं क्या क्या हुआ था। यरौदा जेल में अस्पृश्यों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र का विरोध में उपवास। यानी दोस्तों, अस्पृश्यों यानी जो छुआछूत था उनके लिए अलग जो छोटे मतलब दोस्तों जो SC/ST वर्ग थे उनके विरोध में इन्होंने उपवास किया, वह अलग होना चाहते थे। देखिए दोस्तों, यरौदा पैक्ट को ब्रिटिश अनुमोदन तथा गुरुदेव की उपस्थिति में उपवास तोड़ा। महात्मा गांधी ने किसके उपस्थिति में अपना उपवास तोड़ा था? तो ब्रिटिश अनुमोदन तथा गुरुदेव की उपस्थिति में अपना उपवास तोड़ा। सन 1933 साप्ताहिक पत्र हरिजन आरंभ किया। यह प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी अपना हरिजन कब शुरू किए थे? तो साप्ताहिक ये 1933 में शुरू किए थे। साबरमती तट पर बने सत्याग्रह आश्रम का नाम बदलकर हरिजन आश्रम कर दिया गया तथा उसे हमेशा के लिए छोड़कर देशव्यापी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन छेड़ा। देखिए दोस्तों, सन 1934 की घटना पढ़ते हैं। अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना किया। महात्मा गांधी ने 1934 में किया था अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना। सन 1936 वर्धा के निकट के गांव का चयन जो बाद में सेवाग्राम का आश्रम बना, ये 1936 में किया था। सन 1937 में अस्पृश्यता निवारण अभियान के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा किया। देखिए दोस्तों, अस्पृश्यता निवारण के लिए महात्मा गांधी 1937 में दक्षिण भारत का दौरा किए थे। अब सन 1938 की घटना को पढ़ते हैं। बादशाह खान के साथ महात्मा गांधी NWFP का दौरा किए थे। और दोस्तों, सन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का घोषणा किया गया था। प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब किए थे? तो 1940 में किए थे। विनोबा भावे को उन्होंने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना। प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रही कौन था? तो विनोबा भावे थे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है 1942 हरिजन पत्रिका का 15 महीने बाद पुनः प्रकाशन किया गया क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद। अब आइए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अगर हमसे एग्जाम में अगस्त क्रांति पूछे तो उसे भारत छोड़ो आंदोलन का ही भाग माना जाता है। देखिए दोस्तों, असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। भारत को जल्दी आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक बड़ा फैसला था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का मूल मंत्र था करो या मरो, डू और डाई। देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, हम परिणाम को जानते हैं। यह आंदोलन भारत को स्वतंत्र भले न करवा पाया हो, लेकिन इसका दूरगामी सुखदायी रहा। देखिए दोस्तों, इसके लिए भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम महाप्रयास था। जो महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन था, उसे भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अंतिम प्रयास माना जाता है। सन 1944 की घटना को हम पढ़ते हैं। 22 फरवरी को आगा खां महल में कस्तूरबा का 62 वर्ष के विवाहित जीवन के पश्चात 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखिए दोस्तों, कस्तूरबा गांधी का निधन कब हुआ था? 1944 ईस्वी में हुआ था। कस्तूरबा गांधी के निधन 74 वर्ष की उम्र में हुआ था।
सन 1946 ईस्वी के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से भेंट, पूर्वी बंगाल के 49 गांवों को शांति यात्रा जहां सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की थी। सन 1947 सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार यात्रा किया था। महात्मा गांधी ने 1947 ईस्वी में सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार यात्रा किए थे। नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन तथा जिन्ना से भेंट किए थे महात्मा गांधी 1947 ईस्वी में। और दोस्तों 1947 ईस्वी में ही देश विभाजन का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। 1947 में देश के स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में दंगे शांत करने के लिए उपवास तथा प्रार्थना भी महात्मा गांधी ने किया था। अब आइए दोस्तों, महात्मा गांधी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, उन पॉइंट को पढ़ते हैं। गांधी जी 2 लोगों से हमेशा परेशान रहते थे, मोहम्मद अली जिन्ना और अपने बेटे हरिलाल से। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि महात्मा गांधी किन 2 लोगों से परेशान रहते थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना और अपने बेटे हरिलाल से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मोहम्मद अली जिन्हें असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया। प्रश्न पूछे कि असहयोग आंदोलन में सबसे पहले किन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, तेज बहादुर सप्रू और SMR जफर की सहायता से गांधी इरविन समझौता हो पाया था। प्रश्न पूछता है हमसे कि किनके सपोर्ट से गांधी इरविन समझौता हो पाया था, तो तेज बहादुर सप्रू और MR जफर की सहायता से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी सहित अन्य नेताओं का गिरफ्तार करने की योजना को ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन 0 आवर्स नाम दिया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ गुजराती भाषा में लिखा गया। यह प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछता है कि माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ किनकी आत्मकथा है, तो ये गांधी जी की आत्मकथा है और इसकी भाषा गुजराती थी। अब आइए दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन से जो प्रश्न पूछता है उनको हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमारा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। अगर प्रश्न पूछे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 12 नवंबर 1930 को हुआ था, जिसमें 89 सदस्यों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। देखिए दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 84 दिन एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 37 दिन तक चला। अगला पॉइंट हमारा, भीमराव अंबेडकर ही भारत के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रश्न पूछता है दोस्तों हमसे कि भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही जब गांधी ने भाग लिया तो वे ऐसे ही धोती में चले गए और वहां पहुंचते ही चर्चिल ने गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एग्जाम में पूछता है कि अर्धनंगा फकीर गांधी जी को किसने कहा था, तो चर्चिल ने कहा था। कुछ समय बाद ही गांधी ने दलितों को संविधान में दिए जाने वाले कोटे का विरोध किया। तब फ्रंक ने गांधी को देशद्रोही कहा था। अगला पॉइंट हमारा, गांधी जी पहले राष्ट्रीय कांग्रेसी थे जिन्होंने, देखिए दोस्तों, गांधी जी पहले राष्ट्रीय कांग्रेसी थे जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में भाग लिया, पर 1921 में कांग्रेस पार्टी अपनाए। कहने का अर्थ है दोस्तों, गांधी जी पहले कांग्रेसी थे जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कब लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो 1931 में हुआ था। अगर प्रश्न पूछे कि महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी कब अपनाए थे, तो 1921 में अपनाए थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, सन 1948 जीवन का अंतिम उपवास किया था महात्मा गांधी ने 13 जनवरी से 5 दिनों तक दिल्ली के बिरला हाउस में। पूछता है महात्मा गांधी अपना अंतिम उपवास कब किए थे, तो 1948 में 13 जनवरी से 5 दिनों तक। क्यों किए थे दोस्तों? देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में किए थे। अगला पॉइंट है हमारा, 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में प्रार्थना में विस्फोट हुआ। अगला पॉइंट हमारा, 30 जनवरी को नथुराम गोडसे द्वारा शाम की प्रार्थना के लिए जाते समय बिरला हाउस में गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। गांधी जी को गोली किसने मारा था? नथुराम गोडसे ने। कब मारा था दोस्तों? 30 जनवरी 1948 को मारा था। अगला पॉइंट हमारा, गांधी जी की मृत्यु पर उन्हें कंधा देने वाला पहला मुस्लिम अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। प्रश्न पूछ सकता है कि गांधी जी को कंधा देने वाला मुस्लिम व्यक्ति का नाम क्या था, तो दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे।
अगला पॉइंट हमारा शहीद दिवस 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि पर ही मनाया जाता है। प्रश्न पूछे कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो जिस दिन गांधी जी की मृत्यु हुआ था 30 जनवरी को, उसी दिन की पुण्यतिथि पे शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट हमारा गांधी जी की समाधि यमुना नदी के किनारे नई दिल्ली में राजघाट नामक स्थान पर स्थित है, जिसका चबूतरा काले संगमरमर से बना है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम। गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, यानी जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, उस दिन हम गांधी जयंती मनाते हैं। परंतु पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर को ही पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा गांधी जी को महात्मा और बापू के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी। महात्मा शब्द संस्कृत भाषा का है तथा बापू शब्द गुजराती भाषा का है। अगला पॉइंट हमारा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया तथा राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था चंपारण आंदोलन के दौरान, और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था। महात्मा गांधी परसारी जाति से थे। अगला पॉइंट है गांधी जी जब इंग्लैंड गए तो उस जहाज का नाम MS राजपुताना था, जिससे वह इंग्लैंड गए। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट समझ में आया होगा। सभी पॉइंट अगर समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।